साथियों साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के ऊपर। यह नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा जगत को प्रभावित करेगी, हमारे स्कूल को प्रभावित करेगी, हमारे शिक्षक को प्रभावित करेगी, हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगी। इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इसके पहले 2 शिक्षा नीति हमारे देश में आई है। शिक्षा नीति 1962 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ही कुछ संशोधनों के साथ सन 1992 में पुनः प्रस्तुत की गई और उसी के बहुत सारे प्रावधानों को इस समय हम अपने स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट्सों के बीच और शिक्षकों के बीच, पाठ्यक्रमों के बीच देखते हैं। उसी का परिणाम है कि RTE शिक्षा का अधिकार भी हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो शिक्षा नीति का शिक्षा के क्रियान्वयन और विस्तार, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। साथियों, यह शिक्षा नीति उन दोनों शिक्षा नीतियों से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि उन शिक्षा नीतियों में भविष्य की कल्पनाएं तो की गई थी, लेकिन वर्तमान कहाँ है, वर्तमान किस रूप का है, भूतकाल हमारा कैसा था, भूतकाल के क्या स्वरूप थे, इसके बारे में बिल्कुल ना मात्र की चर्चा शायद की गई थी या नहीं भी की गई थी। परंतु इस शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि यह अपने भूत को, अपने अतीत को अपने में समेटे हुए है और अपने वर्तमान को देखते हुए भविष्य की योजना की तरफ अग्रसरित करता है। इसके शिक्षा नीति के 4थे पृष्ठ के अंतिम अनुच्छेद को एक बार मैं अक्षरशः पढ़ रहा हूँ, आप भी इसको सुनिए। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। साथियों, यह है हमारी शिक्षा नीति के अंतर्गत लिखे हुए वाक्य। इन वाक्यों को देख करके, सुन करके और पढ़ करके आप महसूस कर रहे होंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कितनी समृद्ध और कितनी उच्च स्तर की थी, इसमें किस तरह के विद्वान थे। पर क्या इन नाम से जिन विद्वानों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में आज के हमारे शिक्षा व्यवस्था में
कहीं कोई स्थान है? क्या कभी हम इनके बारे में जान पाते हैं? क्या हम कभी इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सुन पाते हैं? क्या हम कभी इनके द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर कोई शोध कार्य कर पाते हैं? ऐसा केवल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वह इन सभी महान विभूतियों के ऊपर कोई दृष्टि नहीं देती है, इनके ऊपर विचारने का अवसर नहीं प्रदान करती है और इनके किए गए कार्यों को प्रसारित करने का कोई हमारे सामने खाका नहीं तैयार करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले हम क्या थे और कहाँ हैं, इन दोनों बातों का आकलन करें, फिर हम भविष्य की नींव की तरफ मजबूत हो पाएँ। इसलिए इन सभी बिंदुओं को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी उस समृद्ध परंपरा का आकलन और उस समृद्ध परंपरा का विवेचन इस शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया गया है और इन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ा करके हमारे भविष्य का खाका भी तैयार किया गया है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।